पूछो। सर, फलों का विचार गुण कर्म से कैसे किया कौन जाए से फल? आहार की तुलना से? कि कौन से? जैसे भाव प्रकाश में फलों का जनरली सर, अगर हाँ केले को फल, छोड़ हाँ के हाँ जो कि स्वाभाविक हाँ स्वभाव से गुरु है हाँ। बनाना, हम्म उसके अलावा जैसे सेब है, आम है, अमरूद है, हम्म तो इनमें मधुर, शीत, गुरु ऐसे गुणों का वर्णन होता है। हम्म लेकिन व्यवहार में सर हम देखते हैं कि जो फल होते हैं वो पचने में कम समय लेते हैं आहार से। हम्म तो मंदग्नि वाले रोगी को सर क्या हमें उष्ण, लेकिन फलों में सर उष्णता तो नहीं होती है। हम्म अगर मधुर फलों की बात करें, अमल हम्म खट्टे फलों को छोड़ें, प्रश्न क्या है, पूछो। मधुर फल। यस सर, तो फिर इनका विचार कैसे सर, ये गुरु है आहार से या लघु है, और मंदाग्नि में इसका इनका प्रयोग कैसे होना चाहिए? हम्म, फल जो है, पहली बात तो फल जो है वो गुरु ही है। और आर्य कल्पना में फल जो हम जो यस है सर। वो कच्चे खाते हैं, उस पर अग्नि संस्कार नहीं करते। हाँ, तो वो गुरु ही होते हैं। यस सर। अब रही बात यस। दाड़िम की। हाँ, तो अम्ल दाड़िम जो है वो दीपन है। मधुरा आम्र जो रहता है वो वृक्ष है। ऐसे फल के गुणधर्म, अलग अलग फल के गुणधर्म जो है वो बताए गए हैं। यस सर। दूसरी बात जो है कि आधुनिक वैदिक शास्त्र में फल ज़्यादा खाओ, हाँ, तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा आयुर्वेद ने नहीं कहा है। ठीक है। यस सर। नित्य आहार्य द्रव्य, इसमें भी फल नहीं आया है। ठीक है, तो उतना महत्व यस आयुर्वेद में नहीं है। हाँ, फिर भी द्राक्षा है, दाड़िम है, इनका महत्व है। हम्म अब रही बात क्या है कि जिस विभाग में, जिस प्रदेश में जो फल पिकता है, उस प्रदेश में वो फल खाना जो है वो सम्यक रहता है। क्योंकि यस सर। उस फल उसके उस उधर के लोगों के अग्नि के हिसाब से वो फल, उसकी निर्मित हुई रहती है। तो पर होता क्या है अभी, कल्टीवेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब सिस्टम हो गई है, तो महाराष्ट्र में भी सेब मिल जाता है ना। हाँ, यस सर। हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी मिल जाती है, जो ठंडे इसमें लगनी चाहिए वो इधर कोकन में भी मिल रही है। तो ये ऐसा जो हो रहा है, वो फल ऐसे खाने के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि वो प्रदेश विरुद्ध हो गए। ठीक है। अब सेब जो है, जिसको हम मॉडर्न में बहुत उसको महत्व है, पर सेब से क्या हो जाता है, मलबद्धता आती है जो व्यवहार में दिखता है। हाँ, ऐसे अलग अलग है। तो मॉडर्न के हिसाब से जो फल अच्छे है, या फिर फलाहार लेना अच्छा बोल रहे हैं, वैसे आयुर्वेद में नहीं बोला है। आयुर्वेद में जो भी आहार हम लेते हैं वो अग्नि संस्कार करके ही लेते हैं। बिना अग्नि डाले अगर कोई चीज़ खाई तो वो जठराग्नि को गुरु हो जाती है। हमारे क्या बोलते, जनरेशन टू जनरेशन, हाँ, ऐसे बहुत से जनरेशन जो है, जब से अग्नि का शोध लगा है तब से अग्नि संस्कारित ही अन्न हम खा रहे हैं। हमारी बुद्धि को, हमारे जेनेटिक्स को अग्नि संस्कारित फल खाने की ही आदत लग गई है, अग्नि संस्कारित अन्न खाने की आदत लग गई है। ठीक है ना। यस तो हमें जो है वो ओदन ये हो जाता है, रोटी पचती है, सब्जी पचती है, फल इतने नहीं पचते। और आधुनिक वैद्य इसमें तो क्या होता है, आईसीयू के पेशेंट को भी फ्रूट जूस देते हैं, है ना। स्वरस कल्पना तो और गुरु है, फल तो गुरु ही है, स्वरस और गुरु है। हाँ। यस सर। हाँ, तो उस हिसाब से फल का ज़्यादा प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए। उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ, सीजनल फ्रूट्स है वो खाओ, हाँ, अग्नि के हिसाब से। अगर फल खा रहे हो तो खाना, आहार नहीं खाना है, आहार सिर्फ करना है। दोपहर को अगर फल ही खाने हैं आपको, चीकू खाना है, अमरूद खाना है, ये खाना है, तो आहार नहीं खाना है, क्योंकि उतना वो गुरु होता है फल। तो उस हिसाब से उसका ये करना। सीताफल है वो बहुत मधुर रहता है, शीत रहता है। हाँ, ऐसे फल के गुणधर्म है। ज़्यादातर फल जो है वो मधुर शीत है। और अब पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल उष्ण है। ठीक है ना, उसका काम भेदन है, वो भेदन करता है। तो ऐसे भी फल है। दूसरी बात ओके क्या सर, रहते मतलब। हैं, हमारा सर। शरीर जो है उसको, हर पेशी को, हर अवयव को एक स्मृति रहती है। हाँ, स्मृति रहती है मीन्स वो कोडिंग कर पाता है। हाँ, तो हमने, अगर मैंने अमरूद खाया या फिर मैंने मेरे प्रदेश में जो फल खाया, तो उसको मेरे जो जनरेशन टू जनरेशन अगर वो फल खा रहे हैं हम, हाँ, वो आहार या द्रव्य अगर खा रहे हैं और मैंने वो खा लिया, तो वो मुझे उतना व्याधिकर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मेरे दादा परदादा उन्होंने वो सब खाया रहता है। ठीक है। पर मैंने अगर पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया,
तो मेरे दादा परदादा ने बर्गर कभी खाया नहीं होता है, पिज़्ज़ा कभी खाया नहीं रहता है। तो हमारी अग्नि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, हाँ, कि ये पांचभौतिक कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है ना। और ये ऐसे ही होता है, हाँ, भले ही उसको आप साइंस के हिसाब से देखोगे आपको नहीं मिलेगा, पर आगे वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे डैडी क्या खाते थे, मेरे परदादा क्या खाते थे, उसके वो क्या खाते थे, वही आहार जो है वो मुझे साथ में कर ज़्यादा होता है। इसलिए मद्य में भी लिखा है कि जिनका खानदान में मद्य पीते हो उसको मद्य की उतनी तकलीफ़ें नहीं होती, मदद उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो मद्य पिए रहते हैं, तो उनको उतना वो साथ में हुआ रहता है। तो इसीलिए कभी भी आहार कौन सा लेना जो हमारे प्रदेश में पारंपरिक पद्धति से जो लेते हैं, जिस प्रकार से बनाते, क्योंकि उस प्रदेश में कौन सा वातावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से जो पाक कला है उस हिसाब से डिज़ाइन की रहती है, ठीक है ना। हाँ, ये पाक कला, ये सब जो कलाएं हैं वो अनुभव के आधार पर उनमें मॉडिफाई किया रहता है। जैसे अभी कोकण है तो यहाँ एटमॉस्फेयर जो है वो अनुप्रदेश है, गर्म, आर्द्रता ज़्यादा रहती है, उष्णता ज़्यादा रहती है, खान पान में मत्स्याहार ये सब ज़्यादा रहते हैं। तो नारिकेल का दूध, नारिकेल का तेल, इसका प्रमाण जो है वो ज़्यादा रहता है। तो हमारे यहाँ जैसी पाक क्रिया बनाते हैं उस हिसाब से खाना चाहिए। जो प्रदेश में बनता है उस पद्धति का जो फल है वो खाना चाहिए, सीजनल खाना चाहिए, ठीक है ना। सीजन के विपरीत जो अगर फल बनाते हैं तो वो क्या हो गया, काल विपरीत हो गया, है ना। तो ये विरुद्ध आहार में आ जाता है। तो ये शरीर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो ऐसा है। सर, जिन फलों का, जैसे पपीते का निघंटु में मुझे वर्णन नहीं मिला है कि फल का, उसके गुण कर्म का, तो सर उसका कैसे परीक्षण किया जाए? नहीं, ये पपई ना, यस सर, पपाया, पपीता, यस सर। हाँ, तो पपई भी बहुत गर्म रहती है। पपई बहुत उष्ण रहती है और गर्भिणी अवस्था में पपई नहीं दी नहीं जाती, ठीक है। तो वो गर्भपतन करने की क्षमता उसमें है, इतनी वो गर्म रहती है। जैसे अनानास में है वैसे भी उसमें है, हाँ। तो इसके गुणधर्म अलग अलग इसमें मिलेंगे। कई गुणधर्म आपको कर्म के अनुसार मिलेंगे कि ये फल ये कर्म करता है, तो आप उसके अनुसार उसके गुण लगा सकते हैं। ऐसे। पर क्या होता है, अभी जो फल जो है, अभी बनाना आपने ले लिया, हाँ, तो ये बनाना है ना, पूरा का पूरा जो गढ़ है वो पूरा एक केमिकल में डुबाते हैं, तो दूसरे दिन वो उसका पक्व हो जाता है। तो केमिकली पक्व करने के बहुत से तरीके अभी आ गए हैं। तो ये भी बहुत गलत होता है। ये भी संस्कार विरुद्ध है सब कुछ। तो ऐसे फल ज़्यादा आते हैं मार्केट में। तो इसीलिए जितना हम सेंद्रिय खा सके, जितना फर्टिलाइज फ्री खा सके, इसीलिए हर वैद्य ने आपकी खुद की तो थोड़ी बहुत तो कुछ सब्जियां लगानी चाहिए। जैसे, ठीक है ना, जैसे हाँ, रिज गर्ड जिसको दोड़का बोलते हैं, वो लगाना चाहिए, बॉटल गर्ड लगाना चाहिए, है ना। ये ऐसी सब्जियां जो है वो लगानी चाहिए। जो पत्तकर है, पटोल है, वो लगाना चाहिए। ऐसे। तो ये बहुत बड़ी अभी चुनौतियाँ है कि अभी हमें हाइब्रिड कैसे मिलेगा, बिना फर्टिलाइज वाला कैसे मिलेगा। तो ऐसा है सब कुछ। अभी जो आप कोरिएंडर लेते हैं वो भी कैसे 2-3 महीने लगने चाहिए वो कोरिएंडर को बड़ा होने के लिए। 1 महीने में वो बड़ा हो जाता है प्लांट, और वो बाज़ार में आ जाता है। इतना फर्टिलाइजेशन और केमिकल जो है वो बहुत बढ़ गया है, उसका प्रमाण। ऐसा है, ठीक है। आगे पूछो। और वैद्यों ने खुद की दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ खुद की, एक 30-40 तो दवाइयाँ खुद की होनी चाहिए। आवाज़ नहीं आ रहा है मेरा? हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा है? बीच में सर इनऑडिबल हो जाता है। अब अभी आ गया? अभी क्लियर है?
यस सर, यस सर। वैद्यों ने खुद की कुछ दवाइयाँ खुद लगानी चाहिए, अगर जगह होगी थोड़ी फर आजू बाजू में, तो एटलीस्ट खुद की जो मिनिमम दवाइयाँ खुद की चाहिए। और अगर टेरेस हो या फिर कुछ जगह हो तो सब्जियाँ खुद की सब्जियाँ लगानी चाहिए। और ये बहुत कुछ नहीं है, जैसे टोमेटो का अगर सीड आपने फेंक दिया तो भी टोमेटो आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको कुछ बड़ा ये करने की ज़रूरत नहीं रहती। पटोल आ जाता है, बॉटल गर्ड आ जाता है। ऐसी सब्जियां खुद की लगानी चाहिए, कम से कम जितना सेंद्रिय पेट में हमारे जाए वो देखना चाहिए। हाँ, और पूछो। बोलो। सर नमस्ते सर। बोलो। सर बच्चों में आजकल जो अभी मेरे पास एक 14 इयर्स लड़का है, और उसको भी चश्मे का नंबर बढ़ा है। लाइक 10 इयर्स का था तब चश्मा लगा था, और अभी धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे इसमें हमें क्या चिकित्सा, जैसे कि अभी ये पेशेंट है ना, वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, तो इसमें तो पंचकर्मा लाइक तर्पण ये सब कुछ वो नहीं कर सकते। तो इसमें नस्य और दूसरा लाइक नेत्र बिंदु ऐसे कुछ, और इंटरनल मेडिसिन में सिर्फ त्रिफला यष्टि ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, या और कुछ कर सकते यूज ना करना है? मतलब आपने कुछ अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो नित्य पादाभंग बोलो उनको करने। हेलो। दूसरी बात है कि शिरोअभ्यंग नित्य होना चाहिए बच्चे में। हेलो। हाँ, एक मिनट सर। हाँ हाँ, बोलिए सर। शिरोअभ्यंग नित्य होना चाहिए उसमें, बच्चे में। कई क्या चीज़ें हैं कि ये जो चश्मे का नंबर ये सब चीज़ें हैं ना, पहले के ज़माने में बच्चा जब छोटा रहता है तब वो उसको बाल गुटी देना, उसको अभ्यंग करना, उसके शिरोअभ्यंग करना, ये होता था पहले। अभी ये सब कम हो गया, तो धातु अच्छे होते ही नहीं फिर बाद में। शादी लेट होती है, इधर से स्टार्ट होता है, बीज शुद्धि नहीं होती, माता पिता में बीज दोष रहते हैं, बीजावयव में सारता इतनी नहीं रहती। ये यहाँ से चालू है अभी से जो व्याधि है वो। तो जब जन्म होता है तो आयुर्वेद के हिसाब से उसको वो अभ्यंग करो, ये सब होना चाहिए। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के इतना बड़ा चार्ट आ गया, उसके कुछ दूरगामी दुष्परिणाम दिखते हैं, उसका कुछ स्टडी नहीं है। तो ये बहुत से फैक्टर है इसमें कंट्रीब्यूट होते हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चों में पालित्य दिख रहा है ना। पहले क्लास में एक आधा बच्चे को चश्मा होता था। 8वीं 10वीं 9वीं में एक आधा बच्चा रहता था उसको चश्मा होता था, है ना। और उसको चिढ़ाते थे फिर, चश्मा है इसलिए। अभी एक आधा दूसरा बच्चा रहता है जिसको चश्मा नहीं है। ऐसी परिस्थिति आ गई है ना। बराबर है ना। 17-18 साल में आँखों से पानी आ रहा है, आँखें दर्द कर रही है, सिर दर्द कर रहा है, उसको सोने बोलना चाहिए, शिरोअभ्यंग करना चाहिए। बराबर है ना। आँखों पर लेप लगानी चाहिए, यष्टि मधु जैसे लेप लगाने चाहिए। ये होता नहीं। आँखों से पानी आता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या नहीं तो चश्मे का नंबर जहाँ निकलते हैं वहाँ जाते हैं और चश्मा ये करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया है। तो चश्मे का नंबर किसी ने भी निकाला तो थोड़ा नंबर निकल जाता है, तो वो चश्मा चालू कर दे। एक बार चश्मा चालू कर दिया तो एनाटॉमिकल चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट पहले के ज़माने में कैसी थी कि अगर ऐसा होगा तो उसको ठंडे पानी से आँखें धो, ऐसा होता था। शहद लगाओ आँखों में। तो ये होना चाहिए, है कि नहीं। सर अभी इस जैसे चश्मा लगता है तो इसमें कौन से धातु का, लाइक मज्जा धातु का विचार करना है या रस धातु? मज्जा का विचार करना है। अक्षीय मज्जा का अवयव है ना। तो मज्जा का विचार होना चाहिए। अक्षीय इसमें आप देखोगे नेत्र विकार में, तो नेत्र विकार में बहुत सिंपल कल्प दिए हैं। जैसे त्रिफला किसके साथ यूज करना ऐसा दिया है उन्होंने, अष्टांग वाग्भट है ना, दिया है ना। वो त्रिफला लोह भस्म के साथ दो, नहीं तो त्रिफला
धमासा के साथ दो, नहीं तो त्रिफला। हाँ, ऐसे अलग अलग है ना, क्या है ना, देखा है ना, बहुत है। तो सुवर्णमाक्षिक हाँ, भी है, सुवर्णमाक्षिक यष्टि मधु है, है, सुवर्णमाक्षिक है, यष्टि मधु है ना। हाँ तो उसके साथ वो हाँ। युक्ति प्रमाण से देना, किसी के साथ त्रिफला देना, तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। त्रिफला यार नेत्र के लिए रसायन है, ऐसा है कि नहीं। सर इस पेशेंट में है ना, लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स का ही ज्यादा यूज है, मतलब अभी 4 साल पहले का तो कुछ पता नहीं, लेकिन अभी जब मैंने हिस्ट्री लिया तो मम्मी उसकी बोल रही थी कि वो एवरीडे बेकरी का खाता है बाहर फ्रेंड्स के साथ। तो ये सब प्रदूषित अन्न और ये सब जो है वो अक्षीण दृष्टिनाशक है। दृष्टिनाशक जो पदार्थ है उसमें प्रदूषित अन्न है, शुष्क शाक है, धूप में चलना ये है, तीव्र ये मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं हम, ये भी दृष्टि दोषनाशक यही है सब कुछ। ये सब इसमें ही आ जाता है, ठीक है ना। अभ्यंग ना करना, ये भी आ जाता है ना। तो शिरोरोग में आता है कि अभ्यंग नहीं करने से शिरोरोग हो जाता है, तो इसमें नेत्र भी आ गया है। तो ये बहुत से कारण है। बच्चा पहले अगर खेलने गया तो पहले वो उसकी माता जो है वो पूरे उसको सिर पर तेल लगाती थी, हमारे बचपन में हमें याद है, और पूरा का पूरा तेल ऐसे चेहरे पर आता था, तो चिढ़ जाते थे बच्चे, कितना लगाया तेल, है ना, इतना तेल लगाते थे, शिरोअभ्यंग करते थे, है ना, करते थे ना। आपको याद अगर होगा तो बचपन में, मीन्स हमारे जनरेशन ने वो देखा है, इसीलिए हमारे अभी बच्चे नहीं देखेंगे वो चीज़ें ना। तो पूरा चंपी कर देते थे, पूरा चंपी कर देते थे, और वो पूरा तेल ऐसे वो नीचे चेहरे पर आता था, इतना हो जाता था। अभी वो बच्चा भी नहीं लगाता, पेरेंट्स भी नहीं लगाते, ठीक है ना। और फिर झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, 5वीं 6ठी कक्षा में वो पूरा पालित्य हो जाता है उसको, नेत्र कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। शिरोअभ्यंग कितना इम्पोर्टेंट है वो मालूम ही नहीं लोगों को। सिर्फ बालों के लिए नहीं रहता है वो, आँखों के लिए रहता है, बुद्धि के लिए रहता है, कर्ण के लिए रहता है, पूरा शिरो अवयव के लिए रहता है, यही उनको मालूम नहीं है कि नहीं। अर्दित में बोला है वो करने के लिए, इसका मतलब क्या है, आपके पैरालिसिस तक के सबके जो है वो करने की क्षमता है उसमें, अभ्यंग में, शिरोअभ्यंग में करना चाहिए ना। ऐसा होता है। तो तेल लगाते नहीं, कॉलेज वाले तो हाथ भी नहीं लगाते तेल को, कभी कब तेल लगाया बोला तो बोलते पिछले दिवाली में लगाया था, इतनी परिस्थिति है विकट। तो ऐसा हो गया है। सर मेरी एक शिरोशूल की पेशेंट थी, उसने आज तक कभी तेल ही नहीं लगाया है। और वैद्य के पास फिर आते हैं ना ऐसे शिरोशूल पेशेंट, डायरेक्ट वैद्य में किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट वात का जग कुछ दे दो दशमलव, अरे पहले देखो ना वो अभ्यंग करता है क्या, शिरोअभ्यंग बेसिक पहला बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चिकित्सा तो है ही, वो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। पर अगर कभी अभ्यंग ही नहीं करेगा, क्या करेगा आपका वात गजांग, कुछ महावात करेगा क्या, उधर काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। सुवर्ण सूद 600 रुपये का दोगे, क्या काम करेगा वो अगर शिरोअभ्यंग नहीं करेगा पेशेंट तो, बराबर है ना। भ्रम का पेशेंट है, दे दिया स्वर्ण सूद शेखर, अरे उसको कर्णपूर्ण पहले ज़रूरत है। 10 रुपए के ट्रीटमेंट के लिए 600 रुपये क्यों खर्चा करना, है ना, बराबर है कि नहीं। बराबर है कि नहीं बोलो। ये पहले में मेन बेसिक होना चाहिए ना। बच्चे कोडिंग पढ़ रहे हैं, अरे पहले मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, है ना, वो पाड़े बोलते क्या बोलते हिंदी में, वो आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, बाद में। अब पहले से कोडिंग बेसिक क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को लगता है मैं ऊपर का पढ़ाई करूँ तो बहुत आगे जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये हो गया है। तो पहले ये होना चाहिए, पेशेंट करना है, कर्ण पूरण कर रहा है क्या, नहीं तो पहले कर्ण पूरण देना चाहिए। अगर कहीं शिरोरोग हो, भ्रम हो या फिर कोई भी, तो ये ट्रीटमेंट पहले होनी चाहिए, नस से होना चाहिए, कर्ण पूरण होना चाहिए, शिरोअभ्यंग होना चाहिए, बाद में आपका चिकित्सा जो सस्ता है, जो काम करता है वो पहले होना चाहिए। ये सूत्र स्थान में अगर दिया है तो उसका महत्व ज़्यादा है ना, है ना, बराबर है ना। फिर और हम तो ऐसे अक्षय के पेशेंट आते हैं ना, कौन सा यूज करे, किसके, ये मायोपिया के पेशेंट, लाइक चश्मा होता है बच्चों में, उनमें नस्य के लिए कौन सा ऑयल, अणु तेल या पंचेंद्रिय वाली? नहीं, दोनों तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
क्या करना कभी भी ना कि उसको दोष के अनुसार देखना। हाँ, अभी देखो मेरे पास आज एक पेशेंट आया था, इधर का ही है बिल्डिंग का। पहले उसने सब ऑप्थल्मो करके देखा उसने कि उसको क्या हुआ था। एक महीने पहले ही उसकी कंप्लेंट चालू थी कि उसको तिमिर हुआ था। मीन्स आँखों के सामने जो दिख रहा है ना चित्र, तो उसको चेहरे नहीं दिख रहे थे, वहाँ ब्लैक स्पॉट दिख रहा था चेहरे पर दोनों। और वो टीचर है। अब ये सब कंप्लेंट आया, फिर उसने क्या किया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया। फिर उसने स्टेरॉयड का एक दिया, स्टेरॉयड का इंजेक्शन क्या दिया, तो फिर उससे नहीं ठीक हुआ। फिर मिथिल कोबालामाइन ये वो उसकी चालू है। तो ये 10-15 दिन हो गए, अभी कुछ उतना कुछ फ़र्क नहीं उसको लग रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि अंदर की जो नर्व है वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है। अभी उसकी क्या धीरे धीरे शक्ति कम हो गई है पैरों इसकी आँखों की। अभी फिर उसको ये सब कंप्लेंट है। अभी फिर मैंने सब कुछ उसका देखा। फिर पूछते समय उसको जो बोला ना कि उसको बोला ये जो आपकी कंप्लेंट है, जो दिखने में तकलीफ हो जाती है, हाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वो ज़्यादा कब बढ़ती है। तो बोला सुबह उठता हूँ तब इतना नहीं रहता, दोपहर को जब 12-1 बजे जब स्कूल में रहता हूँ ना, तब ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहती है। जब से धूप में जाऊँ तो कंप्लेंट बढ़ती है। हाँ, वो पेशेंट बोल रहा है। ठीक है। फिर शाम को बढ़ती है कि नहीं, शाम को भी नहीं। ऐसे जब अंधेरा रहेगा तो इतनी नहीं बढ़ती, पर धूप में बहुत बढ़ती है। हाँ, फिर उसका खान पान सब कुछ देख लिया। अब ये जो विकार हमने क्या किया, मैंने डायग्नोस उसका पित्तजयी किया। अब फिर उसको ट्रीटमेंट दी, त्रिफला विफड़ा दिया, उसमें धमासा डाल दिया। और फिर उसको क्या बोला, जो कोकोनट ऑयल है उसका पादाभ्यंग करो। कितना करना, 20-25 मिनट पादाभ्यंग करना। पहले खुद हाथ से करो, फिर अपना हाथ दर्द होने के बाद बच्चों को, 2 बच्चे हैं उसको, तो बच्चों को बोलो करने के लिए, फिर दूसरे बच्चे को भी बोलो करने के लिए। हाँ, और फिर बोला वो फिर स्किप हो जाएंगे मेरे पैर, फिर बोलो उसको उस पर सॉक्स पहनो, पर करना ही है पादाभ्यंग। हाँ, तो पादाभ्यंग बोल दिया। फिर उसको नस्य दे दिया। अब नस्य उसको क्या करना है, इससे देना है ठंडे तेल से। तो चंदन का तेल था मेरे पास, चंदन से बनाया हुआ। तो वो जो चंदन का तेल है उसका नस्य दे दिया। अभी मैंने क्या किया, ये जो उसका तिमिर है, जो उसकी व्याधि है, उसको उस काल के अनुसार उसको डिवाइड किया, कौन से काल में बढ़ती है। अगर पित्त के काल में बढ़ रही है, हेतु बितु ऐसे पित्त के लग रहा है, तो मैंने उसको जो कुछ दिया है वो पित्त शामक नेत्र चिकित्सा दे दी। ठीक है। तो इस प्रकार से कौन से काल में वो व्याधि बढ़ती है। हाँ, और सार्वदेहिक लक्षण दूसरे कौन से है क्या। सार्वदेहिक लक्षण मीन्स क्या, पसीना ज़्यादा आता है क्या, तृष्णा ज़्यादा आती है क्या, पेट में जलन होता है क्या, आंखें गर्म होती है क्या, कान से गर्म हवा निकलती है क्या, पाददाह होता है क्या पेट में, ये सब हो गए पित्त के। फिर कफ के पूछो, वात के पूछो, ये सार्वदेहिक कोई लक्षण है क्या। और उसके अनुसार आप दोषों के अनुसार वो जो है वो ट्रीटमेंट करो। ठीक है। क्योंकि हमें अंदर का रेटिना नहीं मालूम है, अंदर का कुछ हम बता नहीं सकते। हम ऊपर के जो सार्वदेहिक लक्षण और उसके अनुसार दोष निकाल सकते हैं, और वही श्रेष्ठ वैद्यत्व है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से निकालो। अगर वो बोला होता कि मुझे रात को ये सब तकलीफें बढ़ती है, ठीक है ना, ऐसा होता है, खाना नहीं खाया तो तकलीफ बढ़ती है, ऐसा कुछ बोला होता, फिर मैंने उसको पादाभ्यंग करने के लिए एरंडे तेल बोला होता। ठीक है। मैंने क्या बोला होता, पादाभ्यंग करने के समय एरंडे तेल बोला होता। और जो अंदर ट्रीटमेंट है उसमें दशमूल बिशमूल डाला होता। हाँ, फिर नस्य में जो तेल है वैसे तेल की, या फिर घृत का नस्य बोला होता। ठीक है, बराबर है। तो उसके अनुसार, हाँ उसके अनुसार वही रात्रि भुगतान, सुबह हो रहा है, दोपहर को हो रहा है, शाम को हो रहा है, खाना से पहले हो रहा है, खाना खाने के बाद हो रहा है, ये सब पूछो उसको। पूरे एंगल, हमारे एक जो एंगल का जो ये है ना ढांचा, वो तैयार रहना चाहिए। कोई भी व्याधि आए तो ढांचे में पहले उसको बिठाओ। हाँ, कोई भी व्याधि हो, ठीक है ना, ऐसे। क्योंकि हमें हर टाइम वो एलोपैथी का कोरिलेशन मिलेगा नहीं हमारे आयुर्वेद में। तो उसको ये ढांचे में बिठाओ। कब बढ़ती है व्याधि, तकलीफें कब बढ़ती है, और सार्वदेहिक लक्षण क्या क्या है। इस ढांचे में अगर बिठाओगे तो आपको दोष निकल जाता है आपका। उस दोष के अनुसार ट्रीटमेंट करना बहुत सिंपल है। अभी उसको कैसे लगेगा वो बता, आज ही ट्रीटमेंट दी है, अभी 15-20 दिन के बाद देखेंगे ऐसे। और सर जैसे हाथों से अत्यधिक श्वेत प्रवृत्ति होती है। हाँ, एक मिनट, तो आप जो है वो देखो एक बार क्या कि आंखों में जलन हो रही है, सपोज। हाँ, ऐसा पेशेंट आ गया, आके लाल हो गए। कोकोनट ऑयल जो है या फिर कोई शीत तेल है उसमें पैर डुबो के रखने बोलो। एक 10-15 मिनट के बाद ना दूसरे दिन वो पूरा व्याधि जाता है।
ऐसे ही नहीं बोला है पादयोर मध्य नेत्र पृथक शिरा, ऐसे नहीं बोला है गच्छति कि दोनों पैरों के बीच में एक पृथक शिरा जाती है और नेत्र को पोषण करती है, ऐसे नहीं बोला है वो शास्त्रकारों ने। अब देखो करके, आंखें चुभ रही है ऐसा देखो, और एरंडेल तेल ले लो और पैरों को लगाओ, दूसरे दिन देखो क्या रिजल्ट मिलता है। बहुत कारगर ट्रीटमेंट है, लगती सिंपल है। हमें क्या आदत लगी है मालूम है, डायरेक्ट सप्तामृत लो, ताप्यादि लो, गलत नहीं है ये, ठीक है, पर पहले यहाँ से चालू होनी चाहिए ट्रीटमेंट, है ना। हाँ, आप पूछो, आप क्या बोल रहे थे। यस सर, हाथों से सर अत्यधिक स्वेद प्रवृत्ति हो जैसे, तो उसका सर मैंने मेरी जैसे छोटी बहन का ही मैनेज करने की ट्राई की थी, जैसे मैं इंटर्नशिप में हूँ अभी, तो उसका शमन और विरेचन भी करा के देखा था, लेकिन सर शायद ट्रीटमेंट में चूक रह गई हो या परीक्षा में चूक रह गई हो, तो उसमें प्रोग्नोसिस आया नहीं सर। क्या होता है, आचार्य ने प्रकृति नाम का एक कल्पना है, हाँ, कि प्रकृति है। अब वो प्रकृति बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, या शब्द के छल आगे हैं, हाँ, कि बाबा प्रकृति है तो ये विकृति लक्षण दिखते तो उसको प्रकृति क्यों बोले, ये अलग बात है। पर वात प्रकृति के लूगण रहते हैं, उनके पैरों को दारण रहता है, क्रैक्स रहते ही, ये प्रकृतितः है। हाँ, कई पित्तर प्रकृति के लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा पसीना आता ही है, हाँ, चाहे हाथों को आए नहीं तो पूरे बॉडी को आए, ये प्रकृतितः कुछ लक्षण रहते हैं। वात प्रकृति के हो तो उसके जो बाल है वो तनु रहते हैं, पित्त प्रकृति की हो तो जल्दी वो ये हो जाते, टकले हो जाते हैं, कफ प्रकृति हो तो वो जो थोड़े मंद ही रहते हैं, है ना। तो प्रकृतितः कुछ लक्षण जो है वो रहते हैं, वो इतने नहीं बड़े रहते कि उसकी व्याधि उसको बोल सके, ठीक है ना, वो लक्षण स्वरूप रहते हैं, क्योंकि प्रकृति नाम की एक कोई चीज़ है। हाँ, अब फिर उसमें बोलते हैं कि बाबा, कई लोग बोलते हैं कि वो प्रकृति कैसे हो गई। हाँ, अगर प्रकृति ही बोलना है तो वो विकृति हो गई, है ना, ऐसे भी उसमें है सब कुछ। पर ये जो प्रकृतितः कई लक्षण है, रुक्ष त्वचा, ये वात प्रकृति का प्रकृतितः लक्षण है। आप अभ्यंग करो उतने तक वो स्निग्ध हो जाएगी त्वचा, पर मूल त्वचा जो है वो रुक्ष ही रहती है, ठीक है ना। ठंडी पड़ गई, उसने ऑयल मॉइस्चराइज नहीं किया, अभ्यंग नहीं किया, तो वो फट जाती है जल्दी, बराबर है ना। वैसे मूलतः कई लोगों में हाथ पैर को पसीना आना, ये लक्षण दिखते हैं। अब विरेचन देने के बाद, रक्तपाचक देने के बाद, हाँ, पित्त का शमन होने के बाद फिर भी नहीं जा रहा है तो प्रकृतितः लक्षण है। वो कुछ उसका कुछ होता नहीं, मीन्स उसका कुछ तकलीफ नहीं होती और वो जाता भी नहीं, वो पसीना आता है। फिर भी हमारे शास्त्र में कि ज़्यादा पसीना आने के बाद क्या करना बोला है, तो उन्होंने बोला है कि एक तो ये बोला है कि हरित की चूर्ण जो है उसका लेप करो, सिर्फ हरित की चूर्ण लगाना, हाँ, रोज। दूसरा बोला है उन्होंने, बोलो। यस। हाँ, तो दूसरा एक योग है कि शीरीष, नागकेशर, लोध्र और उशिर, ये अष्टांग का है। तो उसका जो चूर्ण है वो अगर शरीर पर लगाया तो पसीना कम आता है और पसीने से उत्पन्न त्वक विकार जो है, व्याधि जो है वो नहीं होते। हाँ, ऐसा योग ही बोला है उन्होंने, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, मांसपाचक, रक्तपाचक, हाँ, ये दो दे सकते हैं पेट में। इससे भी नहीं हो रहा है और आ ही रहा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो प्रकृतिता है, उसकी कुछ तकलीफ ये नहीं होता, वो हो जाता है। जैसे हाँ, वात प्रकृति, उसमें पैर जो है वो एड़ियाँ फटती है, वो बार बार पादाभंग करे उतने तक वो ठीक रहता है पैर, तो उसको यही है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द है उसको, हाँ, वो प्रकृति को उपक्रम प्रकृति ऐसा शब्द है। तो वो चिकित्सा जब तक है तब तक ठीक रहता है, हाँ, कुछ ऐसी चिकित्सा है तब तक ठीक रहता है, ऐसा है। ऐसा है। ओके, थैंक यू। बोलो। हाँ, वो नेत्र का हो गया ना क्लियर। सर, जसं एक छोटी बेबी आली होती आहे 4 वर्षाची, तर तिला जन्मताच एका डोळ्यामध्ये तिरडेपणा आहे। तो कुछ नहीं कर सकते। नेत्र रोग कुछ करना ही नहीं है, नहीं कर सकते, क्या कर सकते, असाध्य है तो, है ना। देखो, कर्ण रोग, नेत्र रोग, इनमें क्या असाध्यता बोलिए, सीधी बात बोलिए, है ना। जो सहज है, हाँ, जो सहज है, जो जन्मजात है, हाँ, कर्ण इसमें तो बोला ही है, बादिर्य में ये श्लोक ही है कि जो जन्मजात है, ठीक है, और दूसरा जो वय के अनुसार होने वाला है, जैसे बुढ़ापे में बादिर्य आ गया
कुछ नहीं कर सकते, जी सर। ठीक है ना। हाँ। और सहज, सहज में क्या होता है, बीज दृष्टि ही रहती है, ठीक है। हाँ सर। कई तो कर्मज व्याधि भी रहते हैं। और ये जो बड़े कर्मज व्याधि जो बोले हैं, एक चरक सूत्र स्थान 11 का कौन सा तो चैप्टर में एक है कि बोला है उन्होंने, बृहत कर्मज व्याधि जो है, बड़े कोई गलत कर्म करने के बाद जो होने वाले, वो चिकित्सा का फायदा नहीं है उसको। हाँ, और लघु कर्मज व्याधि है, ऐसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है, तो उनके लिए आप थोड़े फार वो जो दैव उपाश्रय उसका थोड़ा फायदा हो सकता है। और बाकी ये जो बड़े बड़े व्याधि होते हैं, आंखों में ये हो गया वो हो गया, और बचपन से ये तो कुछ मीन्स फायदा क्या है वो, है ना, अपना नाम खराब हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजना। सभी मैं ही करूंगा ऐसा नहीं करना, देखो खुद के लिमिटेशन भी पहचानना। तुम्हें आपने आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाता है मालूम है, वो 99 पेशेंट अच्छे कर देते हैं हम, और एक आधा पेशेंट क्या हो जाता है, असाध्य होता है, और नहीं ये भी मैं ही करूंगा ऐसे कर देते हैं, और नहीं होता है, फिर वो फेल हो जाता है, ऐसा होता है। ओके सर, जैसे आपके पास आज जो केस आई थी ना, वैसे सेम केस मेरे पास मतलब अभी चल रही है सर। वो 8 दिन पहले आए थे, तो 29 इयर्स मेल है, तो उनको भी ऐसे सडनली विजन लॉस का प्रॉब्लम हुआ था। तो उनको भी ऐसे धूप वगैरह रही तो हेडेक होता है, और ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है, और कभी कभार ऐसे थोड़ा सा दिखता है, अच्छा लगता है कि अभी विजन पहले जैसी आ रही है, लेकिन जो चमकीले पदार्थ होते हैं ना, तो उसमें ज्यादा तकलीफ होती है। हाँ, तो यही ना, आपको वो पेशेंट ही बता रहा है ना कौन सा दोष है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोष जो है ना, बहुत हमारा जो आयुर्वेद इतना बहुत क्या बोलते हैं ना, इतना बढ़िया तरीके से लिखा है ना, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती शरीर के अंदर, बाहर से ही पता चलता है। जैसे गाड़ी का कई मैकेनिक रहते हैं, वो फायर से पहचान जाते हैं क्या है, उसको मिस फायर क्यों हो रहा है, फायरिंग से पहचान जाते हैं, है ना। वैसे ही हमारा शरीर है ना, वो रेडियोलॉजी नहीं करनी पड़ती ज्यादातर, वो लक्षण के अनुसार हो जाता है। धूप में गया, बीमारियां बढ़ रही है, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कटु खाते हो क्या, ये खाते हो क्या, वो खाते हो क्या। तो आम्ल रस जो है ज्यादा खाना, तीखा रस ज्यादा खाना, ये सब नेत्र खराब करने वाली चीजें हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से उनको पथ्य भी दे दो। तो सर उन्होंने ना स्टेरॉइड वगैरह ले लिए, मतलब उनको डर लगा था, तो वो स्टेरॉइड देते हैं। तो स्टेरॉइड भी लिए, कोएंजाइम भी उन्होंने 1 मंथ लिया, तो आफ्टर कोएंजाइम ना उनकी भूख ही मर गई। मतलब उनको सुबह तो भूख लगती है, लेकिन फिर सेकंड टाइम भूख ही नहीं लगती। स्टेरॉइड है ना वो, है ना। हाँ, इम्यूनो डिप्रेसेंट उनका तो, काम है, बहुत क्या डेंजर काम है। कर्म देखो क्या है। हाँ सर। कर्म ही देखो क्या है। तो सर ऐसे पेशेंट में दीपन पाचन के लिए और पित्त शामक क्या ट्राई करें? कौन सा पेशेंट है, क्या बोले आप, क्या क्या उसका कंप्लेंट है? वही विजन लॉस बोला ना मैंने ये सब कर दो। पहले तो वात काल में बढ़ रहा है, पित्त काल में बढ़ रहा है, कफ काल में बढ़ रहा है, वात ऋतु में बढ़ रहा है, पित्त ऋतु में बढ़ रहा है, कफ ऋतु से बढ़ रहा है, वात के उपक्रम से उपशम मिल रहा है, पित्त के उपशम से ये सब पूछकर आपको दोष निश्चित करो। हेतु कौन से चालू है वो देखो, वो मैच हो रहे क्या वो देखो, तो आपको दोष मैच हो जाएगा। फिर मैंने बोला है ना कि ये सब जो चीजें हैं, त्रिफला के योग बताए हैं, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर पांडुजन्य दिख रहा है आपको, तो त्रिफला सुवर्ण माक्षिक इसका यूज कर सकते हो। आपको कफ पित्त जन्य संप्राति दिख रही, तो त्रिफलावित ये कर सकते हो। क्या अपना एक जो मुझे वो पेशेंट में मिला ना कि मतलब उनको ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा ये कर रहा है, हेतु जो है, और ना वो मतलब ट्रेस लेते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, भय जो होता है ना, मतलब किसी भी चीज से भय हो जाता है, जैसे कुछ तो इसके लिए तो इसके लिए शास्त्रकारों ने त्रिफला जो है वो पुराण घृत के साथ लेने बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वाग्भटाचार्य ने लिखा है। तो वो पुराण घृत के साथ अगर त्रिफला ले लिया, तो वो स्ट्रेस इंड्यूस जो कुछ है ना, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, वो कम हो जाता है। पुराण घृतम दे लिया, नहीं तो गाय का घृत अगर मिल गया तो वो दे दो, पर पुराण घृतम मिल जाता है, ढूंढो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अगर विषजन्य ऐसा दिख रहा है तो त्रिफलावित सुवर्ण उसका प्रयोग अच्छा होता है। विष के
ड्यू टू द विषय केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले ऐसे जो लोग रहते हैं जो विषय के संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसे में अगर हो गया तो सुवर्णवित त्रिफला वो बहुत काम अच्छा करता है। प्रमेह जन्य है तो त्रिफलावित लोह ये अच्छा काम करेगा, है ना? ओके थैंक यू सर। ओके। और त्रिफला घृत बहुत अच्छा योग है ना, जो कॉमनली हम यूज करते हैं। त्रिफला घृत भी चालू कर सकते हैं ऐसे। इसीलिए पैर जो है, शास्त्रकारों ने बोला है कि पैरों को साफ रखना। किसी भी धर्म के देखोगे ना आप, कोई भी धर्म का, तो पैर धोने के लिए पहले बोला है। देखो, मंदिर में जाओगे पहले पैर धो, मस्जिद में जाओगे पहले पैर धो, गुरुद्वारा में जाओगे पहले पैर धो, है ना? किधर भी जाओ, है ना? हाथ धो ना धो, पैर तो धोना है, बराबर है ना? तो पैरों को साफ रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंखों के लिए, और ठंडे रखना पैर, ये बहुत आंखों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए बिना चप्पल पहने जाना, ये हमारा आयुर्वेद नहीं बोलता। चाहे निसर्गोपचार बोलो, कोई भी बोलो, पर आयुर्वेद में नहीं बोला है कि अब बिना चप्पल के जाओ चलो। ठीक है, आयुर्वेद में क्या बोला है? उपानद मीन्स चप्पल पहनना। हाँ, ये जो है वो करना ही है, चप्पल पहन के ही जाना है। इसके इसलिए पैरों को पैरों के प्रति ज़्यादा ये किया है आयुर्वेद में। ठीक है ना? बराबर है कि नहीं? दूसरी बात, आँखों को, अभी आँखों का ही विषय निकला है, तो आँखें जो है उसको जो कभी कभार जो वात का ट्रिगर बैठता है, कि अचानक से आँखें दृष्टि चला जाती है, दृष्टि चली जाती है, ऐसा कभी होता है। तो ये उदावर्त से होता है। उदावर्त के अगर देखोगे तो उसमें दिखेगा आपको। तो जो विरुद्ध धान्य खाते हैं, चना खाते हैं, जो पेट फूलने वाली जो चीज़ें हैं, वो जो खाते हैं, अवष्टंबक चीज़ें खाते हैं, उससे वो कभी कभार क्या हो जाता है, उदावर्तज संप्राप्तियाँ दिखती है आँखों की। या झट से एक ही दिन में आँखें लाल होना, एक ही दिन में आँखों की दृष्टि चली जाना, ऐसी जो चीज़ें दिखती है, तो उनके लिए अनुलोमन चिकित्सा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आँखों के अगर अध्याय निकाला तो उसमें आँखों के लिए अपथ्यकर क्या है, उसके लिए आप वहाँ उसको आपको विदाही, विष्टम्भकर ऐसे आहार विहार देखने मिलेगा। ठीक है ना? तो ये छोटी मोटी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है ऐसे। और सर एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है शास्त्र से रिलेटेड, कि सर जैसे पंजाब में हमें अष्टांग सिर्फ सूत्र होता है और चरक पूरी होती है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होती है। लेकिन सर जैसे अभी इंटर्नशिप में हो और ऐसे देखने को मिलता है कि अष्टांग इजीली हम स्मृति में रख लेते हैं, और पेशेंट वाइज भी हमें उसके जैसे वात के वृद्धि के लक्षण हम टैली कर सकते हैं, कार्शन कार्शन कामित्व ऐसे करके। लेकिन सर चरक को याद रखना, स्मृति में रखना और फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन सर ये है, वही सर यही क्वेश्चन है कि पढ़े ही चरक है हमने 2 साल और अष्टांग सिर्फ सूत्र ही पढ़ा है, तो चिकित्सा में सर किसको फॉलो करें अगर स्मृति में रखनी हो? ऐसे कुछ नहीं, सब अपने ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अष्टांग हृदय जो है अभी प्रैक्टिस में बैठना है, प्रैक्टिस चालू करनी है, मेरा अभी चालू होना चाहिए काम। ये जो चीज़ है वो अष्टांग हृदय अच्छा कर देता है, इजी कर देता है। और मुझे आराम से चरक आराम से देखना है, अलग अलग व्याधियाँ देखना ही है, अलग एंगल से विचार करनी है ना? तो ये जो चीज़ है वो चरक में है। ठीक है, तो चरक अपनी जगह श्रेष्ठ है, अष्टांग अपनी जगह श्रेष्ठ है, सुश्रुत जगह अच्छी जगह अपनी जगह श्रेष्ठ है। कई चीज़ें चरक को अलग लगी, जैसे पानी है, पर्वत का पानी, तो चरक ने उस पानी नदी का पानी को अलग ये दिया है। फिर अष्टांग वाले ने वाग्भट्टाचार्य ने दोनों का कंपेयर किया है, फिर सही क्या है वो बताया है। तो कई इसमें गलत है, कई उसमें गलत है, ऐसा नहीं, नजरिया कईयों का अलग अलग है। वाग्भट्टाचार्य दोनों को देखकर उन्होंने ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो विस्तारयति संक्षिप्तम जो नई चीज़ अभी ज़रूरत नहीं, ये चीज़ प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत नहीं है,
तो उन्होंने वो छोड़ दिया है चीज़ें, ये इतनी उसको विस्तार करने की ज़रूरत नहीं, तो वो छोड़ दी है चीज़ें। हाँ, कई चीज़ों का विस्तार किया है, तो ये चीज़ जो है वाक भट्टाचार्य ने की है। ठीक है, तो पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, दो सभी पढ़ना तो ज़रूरत ही है, ठीक है ना। पर जो पढ़ना है वो शिद्दत से पढ़ना है, पहली बात, ठीक है ना। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, वो कितनी शिद्दत से आप करते हो वो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसको दूसरा कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था वो, ना कोई उसने कुछ डिग्री ली है, ना वो बैडमिंटन खेलता था, ना हॉकी वो अच्छा, उसको एक ही आता था, बैट से बॉल मारना। अब ये बहुत सिंपल चीज़ है ना। हाँ, अगर आप ऐसे ये ज़माने में किसी को पूछोगे तुझे क्या आता है, तो बोला मुझे सिर्फ बैटिंग करना आता है ना। तो आप बोलोगे नहीं, अरे कुछ तो करना चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है ना। तो उसको उतना ही आता था, पर उसने वही काम उसने इतने शिद्दत से किया, तो आज वो उस पोजीशन पर है। आज उसको ज़रूरत है क्या कुछ करने की? नहीं है। तो काम कोई छोटा मोटा नहीं होता, आप कितनी शिद्दत से करोगे वो इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा है नहीं मैं वाग्भट ही पढ़ूंगा और नहीं कुछ पढ़ो ना, उतनी शिद्दत से पढ़ो, है ना। कि आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपको वो पान नंबर सामने दिखेगा, श्लोक सामने दिखेगा, है ना, अष्टांग के योग सामने दिखेंगे, है ना। कोई भी ग्रंथ अगर आप मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हो, अगर हमने पढ़ लिया, देखो हमारे कितने तो अभी लोग हैं कि उनको अगर प्रश्न में, किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर लोग बोलते कि क्या पढ़े, है ना, ऐसे पूछते हैं ना कि सर आपने क्या पढ़ाया, या फिर क्या पढ़े कि हमें वो सब कुछ आएगा। तो एक एक प्रश्न पूछना कि आपने अष्टांग अथ से लेकर इथ तक पूरा का पूरा अष्टांग कितनी बार पढ़ा है। हाँ, संस्कृत रहने दो, मैं टीका नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, मैं अरुण दत्त नहीं बोल रहा हूँ, मैं हेमाद्री नहीं बोल रहा हूँ। आपने ट्रांसलेशन शुरुआत अथ से लेकर लास्ट तक कितने लोगों को कॉन्फिडेंटली बोल सकते कि मैंने 2 बार बराबर पढ़ा है? कोई कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता। हाँ, कईयों ने किया भी होगा, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, पारायण होना चाहिए। हाँ, मैंने आज इधर से चालू किया, एंड खत्म कर दिया, ये 1 बार हुआ, ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए मैंने 8 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, है ना। तो कोई तो एक ग्रंथ पर तो पहले ये कर दो, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं अरे ये तो वाक भट्टाचार्य अलग बोल रहे, देखेंगे चरक क्या बोल रहा है, फिर आप चरक में घुसोगे, ऐसा होगा ना। नहीं यार, ये तो शस्त्र शल्य कर्म है, नहीं ये शुद्धल्लन क्या कुछ तो अलग बोल रहा है, ये आगे की बात है। मुझे संस्कृत आती नहीं, ये नहीं आता, ये तो क्या बोलते हैं वो आगे की बात है। तो आपको जो आती है भाषा, हिंदी आती है तो हिंदी पढ़ो, मराठी आती है तो मराठी पढ़ो, इंग्लिश में यू आर कंफर्टेबल तो मराठी पढ़ो। मुख्य क्या है, पढ़ना है ना। तो कुछ डिफ्रेंशिएट मत करो, जो है हाथ में लगा बुक, आपको लग रहा है नहीं मुझे वाग्भट ही अच्छा लग रहा है, वाग्भट पढ़ो। किसी को लग रहा है नहीं मुझे चरक ही अच्छा लग रहा है, चरक। जो पढ़ोगे ना वो इतने शिद्दत से पढ़ो कि आपको फिर वो ग्रंथ ही दिखेगा। और फिर बाद में होता क्या है, जब पेशेंट आपके सामने आता है और आपने अगर वाग्भट या फिर चरक कोई भी ग्रंथ अगर इतनी बार अगर आपने पढ़ा होगा, तो बाद में आप नहीं सोचते, आपके अंदर का वाग्भट्टाचार्य सोचने लगता है, क्योंकि आप दिमाग उसके तरह क्या बन जाता है, विचार उसके तरह वाग्भट्टाचार्य के जैसे तरह आप विचार करने लगते हैं। तो वही सिंपल कल्प रहता है जो अन्य वैद्य भी यूज़ करते हैं, आप अलग तरीके से यूज़ करते हो, अलग विचार से यूज़ करते हो। और यही तो आयुर्वेद है ना, कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किस सिद्धांत के अनुसार यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कुछ मत करो, आपको नहीं कुछ हो रहा है तो सिर्फ ले लो ग्रंथ, संस्कृत नहीं आ रही है ठीक है, ले लो, उसका सिर्फ भाषांतर पढ़ते जाओ। हाँ, 700-800 पेज का तो छोटा है, अभी मराठी में देखोगे तो वो है, तो हो जाता है 1 महीने में 1 बार हो जाता है। ऐसा है, ठीक है ना। हॅलो सर, जेव्हा आपल्याकडे अर्शाचे पेशंट येतात तर त्याच्यामध्ये बाह्य अर्श, अभ्यंतर अर्श असे असतात. काही रुग्णांमध्ये अर्शाबरोबर कॉन्स्टिपेशन पण आढळतं आणि परिकर्तिका पण आढळते, आणि अर्शामध्ये बस्तीवर्ज सांगितलं आहे, आणि अर्श हा एक अग्निमांद्य जनित, म्हणजे त्याची संप्राप्ती अग्निमांद्यातून अशी सांगितली आहे. तर प्रत्यक्षात जेव्हा आपल्याकडे रुग्ण येतो तर आपण जेव्हा स्थानिक परीक्षण करू तर बाह्य अर्श असेल तर आपल्याला ते दिसतात, पण अभ्यंतर अर्श असेल तर आपल्याला ते यंत्राने पाहणं गरजेचं राहतं. तर म्हणजे जेव्हा आपल्याला रुग्णालयामध्ये अर्शाचा पेशंट येतो तेव्हा त्याची लाईन ऑफ ट्रीटमेंट अग्निमांद्य, कॉन्स्टिपेशन किंवा परिकर्तिका आहे असं जर असेल तर ती कशी ठरवावी,
किंवा कशा पद्धतीने निदानाकडे जावं, म्हणजे आपण हेतू तर काढतो दिनचर्येतून, त्यासाठीच तर पूर्व रूप है। कसं हे टॅकल करावं याच्याबद्दल जरा मार्गदर्शन। इसके लिए तो पूर्व रूप है बताने के लिए, इसके लिए तो पूर्व रूप है, अर्श के पूर्व रूप है, ठीक है ना। हाँ, तो उस हिसाब से अगर कहोगे प्रमेय के पूर्व रूप है, रक्त पित्त के पूर्व रूप है। हाँ, इसीलिए बोला है कि रक्त पित्त में अगर आपका यूरिन अगर वो जो है वो अलग रंग का हो और उसके अगर निदान जो है वो प्रमेय के हो तो प्रमेय व्याधि है, प्रमेय के नहीं हो तो वो रक्त पित्त है। रक्त पित्त में अगर रक्तवर्णीय मूत्र ऐसे आ रहा है, सॉरी प्रमेय में, और आपको प्रमेय के हेतु ही नहीं दिख रहे हैं तो वो प्रमेय नहीं, वो रक्त पित्त है, ऐसे बोला है ना। तो पूर्व रूप इम्पोर्टेंट है, हेतु इम्पोर्टेंट है। अर्श के लिए हेतु क्या क्या है? सिर्फ अग्निमांद्य नहीं है, सिर्फ अग्निमांद्य नहीं, उसके लिए हेतु आप देखोगे तो वाहन प्रवास है, गुद पर मार लगना है, रिपीटेड एबॉर्शन है, अतिसार है, अपान क्षेत्र में जो जो गुद के यहाँ जो जो विकृतियाँ आने के जो जो अभिघातक हेतु है वो सब है अर्श में, हेतु में है ना। तो वो हेतु तो वो मैच होना चाहिए, ठीक है, तो वो अर्श है। जरूरत नहीं कभी कभार वो कर देखने की भी, ठीक है। अर्श होता कैसे मालूम है आपको? अर्श की संप्राप्ति अपने पढ़ी है सबने, अभी अर्श आया है तो बोलता हूँ मैं। देखो अरे बहुत हो जाएगा लेक्चर वो, ठीक है। तो अग्निमांद्य तो है, ठीक है। अब अग्निमांद्य से क्या होगा? जो पचन है, जो मल जो है वो मल में क्या होगा? दोष आएंगे, ठीक है। जो मल है वो दोष युक्त आएगा, ठीक है। अब ये दोष युक्त मल जो है वो जाएगा कहाँ? उस गुद भाग में आएगा, ठीक है। उत्तर गुद है, अधर गुद है ना, वो गुदवली है, वहाँ वो ठहरेगा। कौन सा दोष ठहरेगा? नॉर्मल दोष नहीं, जिसमें दोष है, दोष युक्त मल, बराबर है ना। अब पित्त दोष युक्त मल अगर होगा, सपोज हमने डिसाइड किया पित्त दोष युक्त मल है, उसमें पित्त का अधिक्य ज़्यादा है, तीखा खाने वाले ये सब लोग ऐसे, तो वो वहाँ ठहर गया। अब उस पेशेंट को वाहन प्रवास है, जो अर्श के हेतु है ना, वो हेतु अगर उसमें है, वाहन प्रवास है, गुद पर मार लगा है, या फिर जो जो हेतु दिए है वो उसमें प्रवाण है, कुंथन है, ये सब जो है, तो वो क्या हो जाती है? उस स्थान की भी दृष्टि हो जाती है। पहले से ही मल जो है उसमें दोष है, वो मल जो है वो गुदवली में वहाँ स्थित है, गुदवली को आघात जो हुआ है, और ये दो संप्राप्तियाँ मिलती है और फिर अर्शांकुर की उत्पत्ति होती है। सिर्फ वाहन प्रवास से होता होगा तो सब ड्राइवरों को अर्श होता था, सिर्फ अग्निमांद्य से होता तो सभी अग्निमांद्य के पेशेंट को अर्श होता था, है ना, बराबर है ना। हेलो, हाँ तो ऐसे नहीं होता कोई भी व्याधि। अगर मैंने बोला आशय सुखम स्वप्न सुखम फिर प्रमेय होगा तो ऐसे होगा, तो क्या मैं अगर 10 दिन सो जाऊंगा? एक मिनट, आपका माइक बंद करो। तो क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा था मैं? आशय सुखम ऐसे होता था, है ना। तो फिर क्या मैं 1 महीना अगर मैं रोज सोऊंगा, मस्त दिन में भी सोऊंगा, तो मुझे प्रमेय होगा क्या? कॉन्फिडेंटली हमें मालूम चाहिए ना संप्राप्ति होगा कि नहीं होगा। ऐसे किसी को पूछा मैंने कि मैं अगर 1 महीना मुझे सोना है, मस्त सोना है, सुबह भी सोना है, दिन में भी सोना है, तो मुझे प्रमेय होगा? तो आप में से कई बोलेंगे होगा, कई बोलेंगे नहीं होगा, है ना, ऐसे बोलेंगे ना, आप शंका में होगे ना, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं। कॉन्फिडेंस चाहिए ना आपको। अगर ये संप्राप्ति प्रमेय की है और मैं रोज सोना चाहता हूँ, अभी रोज मैं सोऊंगा, मस्त दिन में सोऊंगा, रात में सोऊंगा, एकदम मजे लेकर सोऊंगा, तो मुझे प्रमेय होगा क्या? तो ये इसीलिए संप्राप्ति जो है स्पेसिफिक पढ़नी चाहिए। तो अर्श ऐसा है, अग्निमांद्य सिर्फ से होगा नहीं अर्श। कितने लोग अग्निमांद्य के, उससे नहीं अर्श होगा। कितने लोग वाहन प्रवास कर रहे, उससे अर्श होगा क्या? नहीं होगा। तो ये दोनों मिलनी चाहिए। एक तो गुदगत संप्राप्ति होनी चाहिए, आघात जो हो, नहीं तो दोष जो हो, ऐसी गुदगत संप्राप्ति होनी चाहिए। अग्निमांद्य जनित वो मल रहना चाहिए दोष युक्त, वो उधर स्थिर होना चाहिए। मांस दृष्टि अगर होगी तो पहले जल्दी होगा अर्श, क्यों? क्योंकि गुदवली मांस की बनी है। सहज उसकी अगर हिस्ट्री है तो और हो जल्दी होगा, क्यों? वो बीज भाग दृष्टि है, बराबर है ना, है कि नहीं। वेगावरोध कर रहा है तो और जल्दी होगा,
ऐसा है, ठीक है ना। तो ये अगर हमें संप्राप्ति पता चल गई ना तो हम चिकित्सा बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चित्रक क्या करता है, वो चित्रक वहाँ का मल जो है वो अच्छा कर देता है, अग्निमांद्य दूर करके, ठीक है। हरितकी क्या करती है, हरितकी अनुलोमन करती है। वहाँ जो रुकने वाला है ना, जिस मल में सामता है, हाँ, जिस मल में दोष है, उस मल का पाचन करने वाली हरितकी है। चित्रक क्या करने वाला है, उधर का अग्निमांद्य, ऊपर का अग्निमांद्य दूर करने वाला है। हरितकी क्या करने वाली, ये करने वाली है। ये हमें पता चल जाता है, फिर समझ में आ रहा है। वो हरितकी मांसगामित्व है, उसका अर्श मांस का व्याधि है, फिर हमें वो पता चल जाता है। हाँ, तो हर एक संप्राप्ति को उस तरीके से पढ़ो, तो व्याधि अच्छे समझ में आते हैं, है ना। यस सर, यस सर। बराबर है कि नहीं। ऐसा अर्श देखा था हमने, पढ़ा था नहीं, पढ़ा था। तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। कई लोग बोलते हैं बताओ अर्श की संप्राप्ति, तो बोलता है, कई बोलते हैं अग्निमांद्य होता है फिर अर्श होता है। एक जन बोलता है नहीं, वाहन प्रवास करता है इसीलिए अर्श हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो ये ऐसी संप्राप्ति होती है। तो विशिष्ट हेतु रहते हैं ना। अर्श में दुष्य भी दिए है ना। हाँ, दुष्य भी दिए। तो सर, हाँ, तो सर ऐसे जैसे हम संप्राप्ति का विचार करते वक्त जैसे दुष्य जैसे दुष्य भी दिए, उसको भी दूषित करने वाले जो हेतु है, हाँ, उसका भी हमें विचार करना चाहिए दोषों के साथ। तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, इस पेशेंट में इसकी वजह से, इस हेतु की वजह से ये हुआ है। हाँ, लाइक एक मेरी पेशेंट है, अभी जस्ट हाँ, केस वो अभी पूरा नहीं हुआ है, हिस्ट्री टेकिंग, तो उसका फुल डे बैठने का है, लाइक वर्किंग लेडी है, तो उसको अर्श की भी हिस्ट्री अभी वो नहीं है उसको, लेकिन उसको जो पहले उसने अम्ल पित्त के लिए भी बहुत सारी ट्रीटमेंट की है, उसको अभी गुरुद्रसी भी है, मतलब पूरा वो तो उसका जो, और उसको पालित्य मतलब अभी वो 40 इयर्स की है, तो 30 इयर्स में ही उसको पूरे बाल सफेद हो गए। तो मैंने उसको पूछा हिस्ट्री में, पर मैंने ऐसे उसको बोलते बोलते एग्जांपल दिया कि मेरा एक पेशेंट था जो अचार ज्यादा खाता था, तो तुम्हारा भी ऐसे था क्या कुछ। तो बोली हाँ, मैं बहुत अचार खाती थी, कटोरी आम्ल रस जो है अति सेवन से। मैंने कि उसका 10 साल पहले वो हेतु रहा होगा, तो उसके बाल सफेद हो गए। वो बोली हाँ, मैं खाती थी ऐसे। और वो व्यायाम नहीं है उसका, और सिटिंग है पूरा दिन, और चाय, ये सब कुछ हेतु विदग्ध मतलब पित्त, और तो उसको हाइपरटेंशन हाँ, वो पित्त युक्त जो मल है ना, वो वहाँ गुदवली में आ जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, उत्तर गुदर में आ गया, वहाँ पर वहाँ रह जाता है। अब जो प्राकृत मल है, क्या नहीं, प्राकृत मल रहा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो मलाशय है, वहाँ ही रहना चाहिए, उसका काम ही रहना, बराबर है ना। पर वो वैसा मल नहीं रहता ना, तो वो दूषित मल वहाँ रहता है, फिर वो वहाँ की संप्राप्तियाँ पहले से ही कुछ हुआ रहता है अपान क्षेत्र में, और फिर वो संप्राप्तियाँ हो जाती है। इसीलिए आपको अर्श में बहुत वैरायटी मिलती है व्यवहार में। पेशेंट कि नहीं पहले था, अभी कुछ भी नहीं, 2 साल से देखो मुझे कुछ भी नहीं तकलीफ, ऐसा बोलने वाले लोग हैं, है ना। ऐसे भी लोग हैं, अभी मैं कुछ भी खाता हूँ, तीखा भी खाता हूँ, पर अभी वो है बीमारी गई मेरी, ऐसे बोलते हैं। हाँ, एक आधा संप्राप्ति उसमें चिकित्सा करनी है सर, अर्श की उसके करनी है या नहीं करनी हेतु है? देखना कभी भी। अभी देखो, एक जगह बैठने का व्यवसाय है किसी का, तो इसमें क्या होने वाला है, पहले ही जो गुद है वो पृथ्वी महाभूत का है। हाँ, उसके अगर ये देखोगे तो पृथ्वी महाभूत, आकाश महाभूत का स्थान है, बराबर है ना। अब वो बैठ रहा है तो पृथ्वी महाभूत बढ़ रहा है, बराबर है। तो यहाँ विबंध होने की संप्राप्तियाँ रहती है, यहाँ अवरोध होने की संप्राप्तियाँ रहती है। तो हमें क्या देना है, फिर वो अर्श है तो हमें वो हरित की क्यों देनी है, क्योंकि वो सरगुणात्मक है, बराबर है ना, वो कषाय है। हाँ, तो वो हमें वहाँ काम कर देती है, बराबर है ना। प्रवाहन ज्यादा है, वहाँ चलगुण ज्यादा है, वायु बढ़ गए, उद्गार भी आते हैं, तो मतलब अभी समझना है कि उसका वास्तव का प्रतिलोमन हुआ ही है, हुआ ही। हाँ, और उसको जैसे व्याधि भी उसको अम्ल पित्त था पहले, और गुरुद्रसी भी है, और लाइक उसको हाइपरटेंशन भी है, तो पूरा उसका रक्त दुष्टि इन्वॉल्व ही है उसमें। तो उसके हिसाब से ही आगे जाके हमें रक्त दुष्टि और पित्त का विचार पहले करके वात पित्त का, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है देने चाहिए। आपको संप्राप्तियाँ जो है आप पढ़ रहे, क्लासिकल जो ग्रंथ पढ़ रहे, आपको विजुअलाइज होनी चाहिए, वो पहली बात, ये कंडीशन है, तभी आप पेशेंट की संप्राप्तियाँ खोल सकोगे, है ना। चाहे आपको ग्रंथ समझ में आए ना आए, वो अब अलग बात है, संस्कृत समझ में आए ना आए वो अलग बात है, वो आगे की चीज़ है। और आपको जो अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं ना, वो होना चाहिए व्याधि का। बहुत से अम्ल पित्त के पेशेंट में उदावृत जन्य अम्ल पित्त रहता है,
और उसको कामदुदा आम्ल पित्त मिश्रण ऐसे ड्रग दिए रहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, है ना। अभी एक पेशेंट आज आया था, भ्रम का पेशेंट आया था, और उसको भ्रम है इसीलिए बीटा हिस्टेडीन ये सब जो है वो चालू था, हाँ, वर्टीन चालू था और जो चीज़ें हैं वो सब चालू थी। फिर दूसरे डॉक्टर ने उसको क्या दिया था, और कुछ दिया था, वो भी उसको चालू था। तो कई डॉक्टर बोल रहे ये वो, और फिर उसकी हिस्ट्री ले ली थी उसने। पहले भी आया था वो 2-3 महीने पहले, और अर्श के लिए आया था। तो वो अर्श ठीक हुआ था उसका, ठीक हुआ, उसको लक्षण विक्षण गए थे 10 दिन में। तो वो वापस आया था भ्रम के लिए। अब वो बोल रहा है भ्रम मेरा जाना चाहिए, और हिस्ट्री तो अर्श की है ना। तो ये उदावर्ती जन्य भ्रम है। फिर उसको अभी जो है वो अर्श की ट्रीटमेंट वापस दे दी मैंने। तो ये उदावर तो होना चाहिए ट्रीट। ऐसे। हेलो सर, आवाज चला गया था आपका, क्या बोला आपने? कॉल आया था। कहाँ तक आवाज आया? वो पेशेंट हेलो, पेशेंट अर्श का था, लेकिन उसको भ्रम भी था, ऐसे आप भ्रम था उसको, तो उदावर्तजन्य भ्रम था उसको, ठीक है ना। तो वो अर्श ट्रीट होना चाहिए पहले उसका, है कि नहीं। तो उसको वापस अर्श की ट्रीटमेंट दी। तो वो वर्टीन से नहीं ठीक हो रहा था, वो भ्रम नहीं जा रहा था उसका, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे आयुर्वेद में है ये विचार। अभी ये मॉडर्न को किसी वाले को बोला कि जो भ्रम हो रहा है, वर्टिगो जो हो रहा है वो अर्श के कारण हो रहा है, तो हंसेंगे उस पर, है ना। बराबर है कि नहीं? ऐसा है, ऐसा कुछ। और सर, ये रुद्रसी के पेशेंट में अगर जैसे पेशेंट को वेट लॉस कराना है तो व्यायाम कौन सा बोले, क्योंकि उनके तो बहुत पेन होता है, तो वो कुछ भी हम बोल नहीं सकते। तो हाँ, अगर व्यायाम नहीं बोल सकते उसको पेशेंट को, तो रात्रि का जो खाना है वो बंद करने बोलना है। वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल ये होना, ये सब जो चीजें है वो रात के खाने की तकलीफें हैं। दिन में कैसा है, हमारा अग्नि अच्छा रहता है, सूर्य संताप रहता है, तो पचन क्रिया जो है वो अच्छी रहती है। स्रोतों में सूक्ष्म दोष जाने की क्षमता, जो जाने की शक्यताएं हैं वो एक मिनट मैं फोन उठाता हूँ। हॅलो, एक मी तुम्हाला 15 मिनिटांनी फोन करू का? लेक्चर मध्ये आहे। फक्त काय मला विचारायचं, उद्या आहात का तुम्ही? आहे लांबून पेशंट येणार आहे? हो, येऊ दे आहे मी। हा, चालेल। हेलो, हाँ, इसमें आवाज नहीं आ रहा कुछ नहीं, पेशेंट का फोन आया था। बोलो, क्या बोल रहा था मैं? ऐसे सूर्य का ये रहता है, उसके बाद नहीं तक सुनाई दिया था आगे। क्या रहता है सूर्य का? सूरज का ये रहता है, अग्नि रहता है, इसकी वजह से हमारा रात का खाना। हाँ, तो रात का खाना जो है, देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले पेशेंट, ट्राइग्लिसराइड ये हुआ है वो हुआ है, ऐसे जो पेशेंट रहते हैं, शुगर के पेशेंट रहते हैं, तमक श्वास के पेशेंट, जो ऐसे पेशेंट है ना, उनको जो है बोलना है कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, हाँ, ताकि जो सूक्ष्म पचन है उनका अच्छा हो। हाँ, रात का पूरा समय मिलता है, फिर आमदोष कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं तो क्या होता है, आप रोज पाचन देते हो, रोज आमदोष तैयार होता है, रोज पाचन देते हो, रोज आमदोष तैयार होता है, फिर चिकित्सा कुछ काम नहीं होती। तो ऐसे जो पेशेंट है उनको बोलना। अभी आज पुलिस आया था, उसका कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ा था, पूरे रिपोर्ट्स बढ़े थे, थायराइड ये सब हुआ था, और उसका जो है उसकी जो ड्यूटी है 3 बार हफ्ते में जागरण है, और ये कभी भी खाना, वड़ा पाव खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो ऐसे पेशेंट को हम ऐसे ही पथ्य बोलते हैं, रात को खाना स्किप करना है। रात को ज़रूरत ही क्या है खाने की? अगर दिन का ही नहीं ढंग से पच रहा है तो रात को क्या ज़रूरत है खाना खाने की? रात को खाना खाने के बाद, बंद करने के बाद ऑटोमेटिक वजन कम होता है, व्यायाम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बराबर है ना।
ऐसे अपर बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए बोलना, ऐसे कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलना। हम जब बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, ये सब जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम आगे झुककर करते हैं। हमें कभी हम पीछे झुकते नहीं। तो सूर्य नमस्कार जो है उसमें क्या होता है, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है स्पाइन का। तो इससे क्या हो जाता है, पेट जो है वो कम होता है। जिनका पेट बढ़ गया है तो वो जो वार्म अप से नहीं होता, साइकिलिंग से नहीं कम होता, इसका ये रनिंग से नहीं कम होता, उनका जो पेट है वो सूर्य नमस्कार से ठीक हो जाता है। क्योंकि पेट के जो स्नायु है, मसल्स है, वहाँ उनको कभी आदत ही नहीं रहती है बैकवर्ड बेंडिंग की, है ना। तो वो व्यायाम अगर करने चालू कर दे तो स्पाइन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पेट भी कम हो जाता है। पेट का साइज़ कम होने के बाद क्या हो जाता है, स्पाइन का पीछे का जो प्रेशर है, जैसे स्पाइन हमारी जो कर्वेचर है, तो पेट फूलने के बाद क्या होता है, पेट की जब जिसका पेट बढ़ गया है ना, मेद उस पर जमा है, तो क्या होता है, ऊपर पीछे टेंशन देता है वो स्पाइन को, और फिर स्पाइन के बहुत डिस्क बल्जिंग, हर्निएशन, ये सब तकलीफें हो जाती है। तो ये सूर्य नमस्कार करने के बाद स्पाइन भी अच्छी हो जाती है, पेट भी कम हो जाता है, दोनों चीज़ें मिल जाती है। हाँ ऐसा है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सर जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उनको कुछ भी लगने के बाद जो कृष्ण वर्ण बन जाता है वहां पे स्किन पे, तो उसका कैसे विचार करें? जो हील हो जाता है पर वो पूरा बाद में वो स्किन बहुत ब्लैक हो जाती है। हाँ, तो व्रण अध्याय में वो एक व्रण का लेप है, कृष्ण वर्णीय जाने के लिए। उसमें मंजिष्ठा ये सब कुछ है, हरिद्रा, दारवी, मनशिला, ऐसा लेप है। तो वो लेप लगाने के बाद वो कृष्ण व्रण का बोल रहे ना, वो दाग नहीं जाता। हाँ सर, व्रण तो चला जाता है लेकिन उसके तो दाग ऐसे काले काले। वो लेप अगर घृत के साथ दे दिया, लगाया, तो वो दाग भी गए, वो चले जाते हैं। वो भी नहीं कर पाओगे अगर आप लाक्षा भिक्षा है उसमें, वो नहीं अगर कर पाओगे तो सिंपल मंजिष्ठा का घृत लगाना, मंजिष्ठा सिद्ध घृत, तो उससे भी दाग जाते हैं वो। थोड़ा टाइम लगता है पर जाते हैं। घृत लगाओ, नहीं तो तेल लगाओ। दूसरी बात ये है कि अभी हो गए प्रश्न। सर एक क्वेश्चन है, शुष्क अर्श में लोकल एप्लीकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? काशी सादी तेल लगा सकते हैं, कोई भी तेल लगा सकते हैं। तेल लगाकर क्या करना है, सिर्फ तेल, शुष्क अर्श में तेल लगाना बोला है, उसको सेकना है बोलना। तो किससे सेक सकते हैं आप? वो अर्श अजमोदा की पोटली से सेक सकते हैं, नहीं तो गर्म पानी के अवगाह बात ले सकते हैं, अवगाह स्नान ले सकते हैं, नहीं तो जब स्नान करते हो तो गर्म पानी वहाँ डाल दो, ऐसे बोल सकते हैं आप। पर तेल लगाना चाहिए। सर इस तेल से उसका साइज रिड्यूस हो सकता है? होता है ना, साइज बढ़ती है, इसका मतलब रिड्यूस भी हो जाती है नहीं? हाँ जी, ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे एरन वरिष्ठ हरित की हम यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ कर सकते हैं ना, वो सस्ती पड़ती है इससे। किससे? एरंड हरितकी से, गंधर्व हरितकी से। हाँ जी कम खर्चा है उसका। सर इससे ना पेशेंट कई बार आके कंप्लेंट करता है कि उसका स्टूल लूज हो जाता है बिल्कुल। किससे? एरंड वरिष्ठ हरितकी से? हाँ जी सर। कुछ मुझे तो हफ्ते में 2-2 किलो लगती है एरंड वरिष्ठ हरितकी, बहुत अच्छा काम करती है, कुछ नहीं होता उससे। अगस्ती फार्मेसी की है ना, वो अच्छी है। ठीक है सर, मतलब यूज कर सकते हैं ना, चाहे लूज हो जाता है? कुछ नहीं लूज बीज होता, ऐसे क्या। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अगस्ती फार्मेसी की है, अगस्ती क्या अष्टांग की है। तो बहुत अच्छा है पाउडर। और हाँ, तो और क्या पढ़ रहे थे हम? तो हाँ, आप और क्या काम करना है, जो ट्रांसलेशन आप पढ़ते हो तो पढ़ते ही हो,
आपको अगर कुछ लगा कि बाबा ये सूत्र बहुत अच्छा है, इसमें कुछ तो गुणार्थ हो सकता है, ऐसे अगर आपको ग्रंथ में लगा पढ़ते समय श्लोक में, तो उस श्लोक की टीका आपके पास हो, चाहे तो वाग्भट का हो तो अरुणदत्त की टीका, हेमाद्रि की टीका, वो पढ़ने का प्रयास करो दिन में एटलीस्ट। तो कोई पूरे दिन में 12 घंटे में बोल रहा हूँ मैं, 12 घंटे में 15 मिनट वो टीका पढ़ने के लिए समय निकालो। चाहे आपको संस्कृत आए या ना आए, जो कुछ उस श्लोक के नीचे जो टीका होगी, अरुणदत्त की होगी, डल्लन की, सुश्रुत का होगा तो डल्लन की होगी, जो भी होगी वो निकालो। और इतना तो एक एक छोटा पैराग्राफ जो है ना, वो दिन में पढ़ना ही पढ़ना है कंपलसरी, ऐसी आदत डालो। उसके बहुत फायदे हैं, जब वो करोगे तब जानोगे। ठीक है, वो डाल दो। नहीं आ गया कोई शब्द नहीं आ गया तो डाल दो ग्रुप पे कि ये शब्द नहीं आ रहा है, ये इसका मतलब, पर आदत डाल दो थोड़ा थोड़ा संस्कृत के ग्रंथ वाचन करने की। ठीक है, जैसे जैसे करने लगोगे वैसे वैसे ग्रंथ अपने आप आपको मदद करें। वो पहले देखता है कि तुम आप कितनी उड़ी जंप मारते हो, कितना आप कितना उछल कूद करते हो, वो देखते हैं पहले, है ना। आपने बहुत उछल कूद करना चालू कर दिया तो वो मदद करने चालू कर देते हैं, फिर अपने आप उसके अर्थ आने लगते हैं। अलग अलग विचारों के नज़रिए हैं, विचारों के एंगल्स जो है ना, एंगल्स, वो विचारों के एंगल्स आपको मिलने लगते हैं। बोलते हैं ना कई लोग कि अरे मैंने भी वही देखा, उसने भी वही देखा, पर उसने कुछ अलग तरीके से देखा, है ना। ये जो तरीका रहता है ना देखने का, सुनने का, पढ़ने का, विचार करने का, वो तरीके अलग अलग आने लगते हैं। तो उस हिसाब से करो। जैसे रावण था, दशानन बोलते उसको, है ना। तो दशानन मीन्स उसको 10 मुख ये नहीं थे, सिर 10 नहीं थे उसको। ठीक है, वो 10 तरीके से सोचता था। कोई भी एखादी चीज़ हो, एखादा शास्त्र हो, तो वो 10 तरीके से सोचने की क्षमता उसमें थी, 10 लोगों की दिमाग करने की क्षमता उसमें थी, इसलिए वो दशानन था। तो इसीलिए जैसे आप ऐसे टीका पढ़ते जाओगे ना, कोई भी टीका क्यों महत्वपूर्ण है कि वाग्भट्टाचार्य ने अगर एखादी चीज़ लिखी है तो उस चीज़ पर अरुणदत्त कौन से एंगल से विचार कर सकता है, हेमाद्रि हेमाद्रि तो उसके विचार करने का तरीका ही अलग है। आप जैसे जैसे पढ़ना चालू करोगे आप उनके स्वभाव जानोगे दोनों के। तो उसका शास्त्र में वाग्भट्टाचार्य इसमें ग्रंथ में उसकी स्तुति भी की है हेमाद्रि की, कि वो कैसा है, पर्वत के समान है, ये वो ऐसे सब कुछ दिया है। तो आपको एक श्लोक अगर दिया है, आपको कोई भी श्लोक, स्नान का हो, कुछ कोई भी हो, तो उस श्लोक को अलग एंगल से हम कैसे लेकर जाए, और किस तरह से लेकर जाए, और कैसे उसमें हम और सोच सकते हैं, कैसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं वो टीका में मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ते जाओ। मैंने बोल रहा हूँ कि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा, ऐसे नहीं, और थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ जो है वो पढ़ते जाओ, ताकि धीरे धीरे आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा प्रैक्टिस में। कभी भी पढ़ते समय हमें वो प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, कोई भी ज्ञान जब तक वो ताकतवान नहीं होता, जब तक वो अप्लाई नहीं हो सके। मुझे अर्श आता है, पढ़ा मैंने, श्लोक कंठस्थ है, पर अर्श का पेशेंट आया तो मैं कुछ नहीं दे सकता, ऐसे नहीं होना चाहिए। बराबर है ना। तो एप्लीकेशन आना चाहिए जो भी पढ़ रहे हो। एकाध आपको शब्द छल अगर कम आया तो भी चलेगा। शब्द छल मीन्स व्याकरण के नियम है या फिर संज्ञाएं हैं, वो शब्द छल अगर कम आया तो भी चलेगा, पर उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिशनर है। ठीक है, हमें ठीक क्या करना है, हमें रुग्ण ठीक करने हैं, हमें पंडित नहीं बनना है। ठीक है ना, पर ग्रंथ तो पढ़ने हैं, पर पंडित नहीं बनना है। तो ग्रंथ पढ़कर वो एप्लीकेशन हम कैसे करें। अगर अरुणदत्त एक चीज़ पर ऐसा बोल रहा है किसी इस पर, तो ऐसे इसने क्यों बोला है, उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा, अरुणदत्त के, हेमाद्रि के दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये हमें उसका विचार मंथन करने आना चाहिए। तब इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको। वही श्लोक आप पहले पढ़ते थे और फिर टीका के साथ अगर पढ़ोगे तो इंटरेस्ट और बढ़ेगा आपका, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कर पाओगे। ठीक है, तो किसी भी ग्रंथ का या फिर वाग्भट का बोलो कि सूत्र स्थान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत फोकस करो। चाहे आपको छोटा लगे, चीज़ें सिंपल लगे, अरे प्रैक्टिस में ये थोड़ी काम आने वाला है, ऐसा अगर आपको लगा तो ऐसा नहीं है। सूत्र स्थान पे ही प्रैक्टिस चलती है। आप एग्ज़ाम में क्या करते हो कि
अगर किसी के टाइप्स लिखे होंगे ना, मध के टाइप्स या फिर किसके टाइप, तो क्या आप क्या करते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म निकालते हो, है ना, ACDOO ऐसा कुछ तो शॉर्ट फॉर्म निकालते हो। उस शॉर्ट फॉर्म से क्या करते हो आप, एक वाक्य बनाते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम पे टाइम वो वाक्य याद रहे, फिर वाक्य याद रहने से क्या होगा, मुझे वो ये याद रहे, क्या याद रहे, वो लक्षण याद रहे या फिर वो प्रकार याद रहे। तो ये जो आप बनाते हो ना, ये क्या बनाते हो आप, सूत्र बनाते हो, है ना। एग्जाम में आपको याद आने के लिए आप क्या बनाते हो, सूत्र बनाते हो, और उस सूत्र का विस्तार आप क्या करते हो, एग्जाम में करते हो। ठीक है ना, बराबर है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। तो उस सूत्र का विस्तार आप एग्जाम में करते हो। ऐसे ही वाग्भटाचार्य ने जो सूत्र स्थान बनाया है, इसका मतलब ये बहुत सूत्र है, बहुत संक्षिप्त है। जो श्लोक है वो बहुत संक्षिप्त है। अगर वो एक लाइन का श्लोक हो तो उसका विस्तार 1 पेज तक होता है। अगर वो 2 लाइन का हो तो उसका विस्तार 2 पेज तक होना चाहिए। इतनी उसमें क्षमता है। ठीक है, विचार करना इसमें। तो एक एक शब्द जो शब्द है ना, वो वेस्ट नहीं है। एक एक शब्द जो है उसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो न हो, ही हो, च हो, स हो, एक एक शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वचन को इंपॉर्टेंट है, द्विवचन है, बहुवचन है, सब पर। ये ऐसे ग्रंथ जो उन्होंने बनाए हैं ना, वो सैल्यूट है उसको, क्योंकि उसमें एक भी व्याकरण की दृष्टि से भी मिस्टेक नहीं है। चिकित्सा की दृष्टि से तो नहीं है ही नहीं, हाँ, क्योंकि वो चिकित्सा के ग्रंथ है, पर व्याकरण की दृष्टि से भी उसमें कुछ गलतियां नहीं है। उस समकालीन मीन्स उस काल में अगर किसी को संस्कृत पढ़ना हो और संस्कृत की वाङ्मय दृष्टि से संस्कृत बेस्ट कहाँ है लिखा है, हाँ, ये देखना हो, तो उसमें भी हमारे ग्रंथों का नंबर आ जाता है, चरक का, सुश्रुत का, वाग्भटाचार्य का। इतने वो वाङ्मय की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, किसी वैयाकरण जो व्याकरण में काम करता है, उसको अगर पढ़ाई करनी हो, अध्ययन करना हो व्याकरण का, व्याकरण के बहुत से नियमों का प्रेजेंटेशन देखना हो, तो ये हमारे ग्रंथ, ये जो है वो प्रामाण्य माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। इतनी उसमें क्षमता है। सिर्फ ये नहीं है कि चिकित्सा करो और हो, ऐसा नहीं है। तो इतने विद्वानों ने लिखा हुआ, इतना बड़ी जो देन है हमें मिली है, उसका जितना यूटिलाइज कर सके उतना यूटिलाइज करो। मुझे फॉलो मत करो, किसी को भी फॉलो मत करो, ग्रंथ को फॉलो करो, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे से कोई दूसरा वैद्य भी गलत हो सकता है, पर ग्रंथ गलत नहीं होता। ठीक है ना। तो आप वाग्भटीय फॉलो करो, सुश्रुतीय फॉलो करो, चरकीय बनो, कुछ भी बनो, और उनको ऐसे क्या बोलते हैं ना, शिद्दत से उनको पढ़ाई करो। इतने भारी ग्रंथ है वो। एक एक शब्द पर अटकने चाहिए आप। हम ऐसे फिसलते हैं ना, एक एक श्लोक पर फिसलना नहीं चाहिए, अटकना चाहिए। एक दिन में एक ही श्लोक, अरे इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही, यही मुझे कुछ तो अलग ज्ञान देने की, फिर वही श्लोक सुश्रुत में जाओ, उसकी टीका पढ़ो, डल्लन क्या बोल रहा है, वही चक्रपाणी क्या कर रहा है वो देखो, अरुण दत्त क्या बोल रहा है देखो। ऐसे अगर देखोगे तो आप छोटे छोटे चीज़ों में आपको इतना बड़ा आयुर्वेद मिलेगा ना, आप चिकित्सा ऐसे ही कर पाओगे। कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बड़े बड़े कल्प दे रहे हैं, महंगे महंगे कल्प दे रहे हैं, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सिंपल में हो जाता है सब कुछ काम। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। उस पर कितना बोला जाए उतना कम है, ऐसा है। क्योंकि जब हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, जब हमने संस्कृत पढ़ा तब उसके स्तर रहते हैं। हाँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक विशिष्ट स्तर पर मैं आपको लेकर जाऊंगा कि इसके आगे आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। पर जब पाणिनीय व्याकरण पढ़ते हैं, सूत्र उनका देखते हैं, सूत्र पाठ देखते हैं, धातु पाठ रहता है, शब्द कैसे बनते हैं, हाँ, ये सब आप जब डीप में पढ़ते जाओगे, प्रौढ़ लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते जाओगे, तब आपको पता चल जाता है, अरे ये क्या चीज़ बनाई है हमारे ग्रंथ, कितना ज़बरदस्त शब्द प्रयोग किया है। ठीक है ना। जैसे वो हीरा पहचानने वाला है, अगर वो नहीं पहचान पाया तो उसके लिए वो पत्थर है, वो हीरक नहीं है, उसके लिए पत्थर है। पर जो उसमें जो माहिर है उसके सामने वो अगर हीरा दे दिया तो वो जान जाता है, अरे इसकी कीमत क्या है, ये करोड़ों में है। वैसा है। हमें जानकार बनना है कि हमारे पास क्या है। ठीक है ना। हम भूल जाते हैं कभी कभी हमारे पास क्या है, पर इतनी ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास है। हाँ, राजमार्ग जिसको बोलते हैं ना, वो राजमार्ग है। इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी जो गिफ्ट दिया है उन्होंने। और ग्रंथ कितने तो है वो जल गए हैं, इतने बच्चे हैं वो भी नहीं हमारे से पढ़े जाते, मीन्स जो है वो भी उतने पढ़े तो भी इतना आयुर्वेद आगे गया है। और रहते तो क्या होता था, है ना। तो ऐसा है। तो उस प्रकार से करो पढ़ाई।
रोज ऐसे सातत्य रहना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए कि रोज मैं इतना जो है वो अरुण दत्त का पढ़ूंगा, इस श्लोक का 15 मिनट निकालने के इतना वेस्ट हम टाइम करते हैं, ये फेसबुक ये वो बार बार वही वीडियो बार बार, उससे फ़ायदा कुछ होता है? देखो पिछले महीने आपने जो फेसबुक के वीडियो देखे, फ़ायदा कुछ हुआ? इस महीने आपको कुछ भी नहीं हुआ, वेस्ट है ना, कुछ भी नहीं होता। तो उससे अच्छा एक ऐसा समय निकालो कि 15 मिनट ये मुझे करनी है, तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। हाँ, ऐसा अरुण दत्त पढ़ो, डल्लन पढ़ो, और आपको देखो कितनी मज़े आते हैं। फिर पागल हो जाओगे आप, लत लग जाएगी आपको। लत लगती है फिर। ऐसा है। ठीक है। यस यस। सो गए, मैं ज़्यादा बोल गया। नहीं सर, सच में है। नहीं सच में है। देखो अभी 12 साल के बाद अनुभव ले रहा हूँ ना मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मैं फेल होता था तो फिर मैं बोलता नहीं था, क्या पढ़ रहे हो आप भी, है ना। लोगों को क्या रहता है कि कोई फिर हॉस्पिटल ज्वाइन करो, फिर उसमें वो उसको लगता है यही भारी है। ऐसा नहीं है। खुद की अगर पहचान आप देखोगे ना तो बहुत बड़ी पहचान है आपकी। आप ऐसा ऐसा काम कर सकते हो जो उनको वो कम है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना वो उनके बारे में सोचते ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े सिद्धांत हैं हमारे पास। बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हम। अगर हम करोगे ऐसे काम करोगे तो थोड़ा कैसा है, अभी देखो इतना नॉलेज इतना ज़्यादा है ग्रंथों में, तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सातत्य रहना चाहिए। क्या होता है 2 साल पढ़ते हैं फिर ये हो जाते हैं, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, विद्यार्थी बोर हो जाते हैं, वैद्य बोर हो जाते हैं। 3 साल पढ़ेंगे फिर बोर हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उसकी जो है ना क्या बोलते हैं वो ग्रंथ की जो चाह रहनी चाहिए पढ़ने की, और वो कम नहीं होनी चाहिए, वो दिन ब दिन बढ़नी चाहिए। आपको लगना चाहिए यार पिछले महीने मैंने ये नहीं पढ़ा था, इस महीने मेरे ये कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा डिफरेंशिएशन आपको लगना चाहिए आपके ज्ञान में। देखो प्रैक्टिस चलती है, बाद में पैसा आता ही है, पैसा कभी जाता नहीं, ऐसा होता ही नहीं। हाँ, पैसा जितने आप पढ़ोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बाकी के व्यवसाय जो है उससे ज़्यादा ही हम कमाते हैं वैद्य लोग। ठीक है, पर कब? जब हम पढ़ाई के और ज़्यादा देखते हैं। और ऐसे अगर करोगे ना, लत लग गई ना आपको एक बार, फिर ठीक है, फिर आप उस पेशेंट उस तरीके से देखोगे, पेशेंट भी उस तरीके से आपको देखेगा। आपका कॉन्फिडेंस पेशेंट देखता है आंखों में वैद्य के कि उसको क्या कॉन्फिडेंट है, वो दिखता है। आपकी वाणी जो है उसमें सिद्धता आ जाती है। कभी कभार गलत द्रव्य भी अच्छे काम कर देती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पीछे हमारे सिद्धांत बहुत अच्छे रहते हैं। तो आपके हिसाब से बाद में पेशेंट ठीक होने लगते हैं। कब होगा ये? उतनी शिद्दत होनी चाहिए किसी भी ग्रंथ पर। वाग्भट पढ़ो, चरक पढ़ो, कोई किसी भी ग्रंथ उतनी शिद्दत से अगर पढ़ोगे तो होगा ये सब कुछ। ठीक है। और धन्यवाद सर। ओके, चलो, थैंक यू सर। गुड नाइट, सो जाओ। थैंक यू सर। ओके।